Dear student, today we will discuss about the realism, Morgenthau's realistic theory. Morgenthau is the most important advocate and promoter of the realistic approach in international politics. After the Second World War, the world situation is so critical, so controversial, and this approach is the really a support for understand the world situation. मार्गेंथाउ की जब हम बात करते हैं, मार्गेंथाउ की आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब हम रियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो रियलिस्टिक अप्रोच में सबसे पहला जो चीज हमें सब हम मेंशन करते हैं या समझते हैं वो यह है कि मार्गेंथाउ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड सिचुएशन एज इट इज जैसी है वैसी ही वह दिखाने का प्रयास करता है और बताने का प्रयास करता है, जबकि इसके विपरीत आइडियोलॉजिकल अगर हम आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो वह जो है वह एक इमेजिनेशन बेस्ड आइडियोलॉजी होती है और इसलिए जो है यह कह सकते हैं कि यह जो है वह वर्ल्ड सिचुएशन को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाता या दिखा नहीं पाता कि वह जो है कैसा था और कैसा होगा। रियलिस्टिक अप्रोच जो है वर्ल्ड जैसा है वैसी ही बात करता है। तो रियलिज्म के जो मेन कहा जा सकता है कि समर्थक या एडवोकेट थे, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैकियावेली से या रियलिज्म या रियलिस्टिक अप्रोच शुरू होता है और जो है या एक्चुअली जैसा एज इट इज जैसा है वैसे की बात करता है या वास्तविकता की बात करता है। इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होता, इसमें कोई जो है इमेजिनेशन की बात नहीं करता। वो जैसा है जो है वह उस सिचुएशन की बात करता है और उसी की बात को जो है वह बताता है कि वर्ल्ड कैसा है और कैसा वर्ल्ड हो सकता है या हो रहा है। जब हम मार्गेंथाउ की बात करते हैं, मार्गेंथाउ के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो उससे पहले हम रियलिज्म को थोड़ा अगर देखें तो रियलिज्म जो है वह आइडियलिस्टिक अप्रोच की ठीक अपोजिट आइडियोलॉजी है। जो जहाँ पे आइडियलिस्टिक अप्रोच जो है वह एक आदर्श विश्व की बात करता है, एक जो है आइडियल वर्ल्ड की बात करता है या वह सोचता है, वह इमेज करता है कि ये जो वर्ल्ड है, जो आइडियल वर्ल्ड है वह पूरी तरह से पीसफुल होगा, कोऑपरेटिव होगा, हेल्पफुल होगा और जो सिनेरियो होगा वह पूरी तरह से वॉरलेस होगा, कॉन्फ्लिक्ट लेस होगा और कंपटीशन लेस होगा। जबकि रियलिस्टिक अप्रोच के जो एडवोकेट हैं उनका यह मानना था कि यह जो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है यह ह्यूमन नेचर में ही पाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वह हर इंसान, हर ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग होने के नाते वह हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता है, हमेशा इस बात के लिए लगा रहता है कि उसको जो है कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पावर एक्वायर कर ले, ज्यादा से ज्यादा पावर को जो है एक्वायर करे या उस पावर को अचीव करे। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इस धारणा की बात करते हैं, जब हम इस विश्वास की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि रियलिज्म जो है वह ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। वह जो है रियल वर्ल्ड को ज्यादा अच्छे ढंग से डिफाइन करता है, ज्यादा अच्छे ढंग से इसको बताता है या प्रमोट करता है। तो इसका जो सबसे मेन एडवोकेट है जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म को सबसे इंपॉर्टेंस प्लेस दिया या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने अपने पूरी आइडियोलॉजी को, पूरे विचार को, अगर उसने जो है अपने इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इसी आइडियोलॉजी के, इसी अप्रोच के बेस पे डेवलप किया, उस दो हंस जे मार्गेंथाउ है। और हंस जे मार्गेंथाउ जो है वह कहा जा सकता है कि उनकी जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वह इंपॉर्टेंट रोल यह है कि उन्होंने वर्ल्ड को जैसा है उसके हिसाब से, उसी के तरह से जो है उन्होंने इसको प्रमोट किया, उसको बताया और उन्होंने अपना एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया, अलग से उन्होंने एक विचार दिया, अलग से उन्होंने एक जो है इसके लिए एक जो है वह कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए डेवलप किया। उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिक्स अमंग नेशन है, उसमें उन्होंने रियलिज्म को या रियलिस्टिक अप्रोच को पूरी तरह से जो है प्रमोट किया है, पूरी तरह से वह उसके एडवोकेट बन के आए हैं और उन्होंने जो है वह अपने एक सिक्स जो है प्रिंसिपल का एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको हम समझने के लिए अच्छे ढंग से तभी उनके रियलिस्टिक अप्रोच को समझ सकते हैं। क्योंकि उनका जो मानना था, उनका जो कहना था, उनका यह था कि जो रियल वर्ल्ड है, अगर हम जिस वर्ल्ड में हैं उस रियल वर्ल्ड को ही हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता को समझने के लिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि उस सिचुएशन का सही आकलन, उस सिचुएशन का सही इवैल्यूएशन, उस सिचुएशन को सही जो है
हम इवेलुएट कर पाए, तभी हम किसी भी सिचुएशन को सही ढंग से समझ पाएंगे, सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे, सही ढंग से देख और जान पाएंगे। तो यह जो सिचुएशन है, यह जो स्थिति है, यह जो व्यवस्था है, यह जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमें मॉर्गनथाउ की जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना जरूरी होगा। तो सबसे उनका जो पहला है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉ व्हिच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर। उनका कहना है कि कोई भी पॉलिटिक्स जो अगर हमें किसी भी पॉलिटिक्स को समझना है तो हम पहले यह समझे कि उसको गवर्न कौन कर रहा है, और उस गवर्न करने वाले को अगर जानना है तो हमें ह्यूमन नेचर को जानना होगा। उसका यह मानना था कि किसी भी जो पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट डालने वाला, किसी भी अगर पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, या फिर यह कह लो कि पॉलिटिक्स को सबसे अच्छी ढंग से गवर्न करने वाला, जो उसका मानना था कि अगर किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के अगर पॉलिटिक्स को समझना है, किसी भी नेशन के अगर पॉलिटिक्स को जानना है, तो कहता है कि किसी भी नेशन के पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करने वाले नियम प्रभावित करती है, और जो जिन नियमों से वो गवर्न होता है, जिन जो ऑब्जेक्टिव लॉ से वो जो है गवर्न होता है, उसका जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वो ह्यूमन नेचर में पाई जाती है। और कहता है कि यह जो ह्यूमन नेचर है, यह जो वह अनादिकाल से जो है एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट वर्ड से ही वह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो रूल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव लॉ है, वह उनसे गवर्न होकर चले आ रहे हैं। उनका जो नेचर है वह शुरू से आज तक बदला ही नहीं। और इस जो है अगर हम इस ह्यूमन नेचर को एनालाइज करें, इस ह्यूमन नेचर को अगर हम डीपली एवेलुएट करें, तो हम जो है पॉलिटिकल नेचर को अच्छे ढंग से जान सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह जो ऑब्जेक्टिव लॉ है या फिर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इनका प्रतिपादन, इनका जो निर्माण है, वह कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर के बेस पे ही किया गया है, ह्यूमन नेचर के आधार पे ही किया गया है। उसने कहा कि इसको समझने का सही अच्छा ढंग यह है कि अगर हम किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी को हमें समझना है, अगर किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को समझना है, किसी भी कंट्री की हमें पॉलिसीज को समझना है, उसके इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना है, उसके डिसीजंस को समझना है, उसके पॉलिसीज को समझना है, तो हमें यह समझना होगा कि वहां के जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियन है, उस पॉलिटिशियन की जगह खुद को रख के समझना होगा, या फिर उस पॉलिटिशियन के नेचर को समझना होगा। क्योंकि जब हम उसके नेचर को समझ जाएंगे तो हम उस नेशन के पॉलिसीज को भी अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। क्योंकि हमें अगर किसी भी सिचुएशन को समझना है, किसी भी डिसीजन को समझना है, अगर हमें कोई किसी भी व्यक्ति को एग्जांपल के तौर पे अगर हमें अपने डायरेक्टर सर की सिचुएशन को समझना है, अगर हमें अपने विनोद जैन सर की भी सिचुएशन को समझना है, तो हमें इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें उन्हें अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचना होगा कि अगर वह हमको प्रेशराइज कर रहा है या हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो यह जो रियलिस्टिक अप्रोच है, यह जो रियलिज्म है, वह इस बात को समझ आता है, बताने का प्रयास करता है कि आप जो है अगर किसी भी नेशन के, किसी भी कंट्री के, किसी भी उसके अगर उसके पॉलिसीज को समझना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, उसके पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप उस नेशन के उसके जो है उस कंट्री के पॉलिटिशियन के नेचर को समझे, उस कंट्री के पब्लिक के नेचर को समझे। क्योंकि जैसी पब्लिक होती है वैसे ही शासक को अपॉइंट करती है, चुनती है। क्योंकि नेचर के हिसाब से पब्लिक अपने नेचर के हिसाब से अपना रूलर चूज करती है, और वह रूलर अपने नेचर के हिसाब से ही अपनी पॉलिसीज फॉर्म करता है। तो रियलिस्टिक अप्रोच में मॉर्गनथाउ का जो पहला कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव लॉ के ग्रोथ को समझना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव लॉ को समझना है या किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी को समझना है, तो हमें ह्यूमन नेचर को समझना होगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर के बेस पे ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है, ह्यूमन नेचर के बेस पे ही ये सारी चीजें निर्मित होती है, बनती है। तो हमें इस तरह से अगर कुछ भी सोचना है, कुछ भी समझना है, तो हमें उनकी जगह पे अपने आप को रख के समझना होगा, या फिर वहां की पब्लिक, वहां की गवर्नमेंट के नेचर को समझना होगा। क्योंकि जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे, तब तक हम एक्चुअल में जो हमारे जो चीजें हैं, हम उनको सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो पहला जो उसका कॉन्सेप्ट है, यह बताने का प्रयास करता है कि किसी भी नेशन की पॉलिसीज को समझना है, किसी भी नेशन के अगर नेचुरल लॉ को समझना, वहां के लॉ को समझना है, तो हमें जो है वहां के पॉलिसी मेकर को समझना होगा, वहां के पॉलिटिशियन को समझना होगा, वहां के उस फॉर्म जो
फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले लोग हैं या फिर वहां के जो लॉ को फॉर्म करने वाले लोग हैं, उनके नेचर को समझना होगा। जो दूसरा उसका कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वह यह बताता है कि नेशनल इंटरेस्ट डिफेंड इन टर्म ऑफ नेशनल पावर। मैंने आपको रियलिस्टिक अप्रोच जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको यह बताया था कि कहीं भी जो रियलिस्टिक अप्रोच या रियलिज्म है वह मानता है कि नेशनल इंटरेस्ट को जो है, राष्ट्रीय हित को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति के आधार पे, नेशनल जो है पावर के बेस पे ही अचीव किया जा सकता है या उसको पाया जा सकता है। क्योंकि हमें जब नेशनल पावर को अचीव करना होगा, उसका मानना है कि अगर हम जो है, अगर कभी भी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर को अलग करके नहीं समझ सकते, क्योंकि नेशनल पावर के बेस पे ही नेशनल इंटरेस्ट को हम अचीव कर सकते हैं, और इन दोनों को अगर अलग करके हम देखते हैं तो कभी भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल पावर जो है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का जो मुख्य बेस है, मुख्य आधार है, वह कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना और उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। क्योंकि हमारा जो है कोई भी राजनीति, अगर मान लें हम एग्जांपल के तौर पे अगर नरेंद्र मोदी को देते हैं तो नरेंद्र मोदी का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल सिचुएशन में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो है। एक, अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमम अचीव कर पाना या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करना, अचीव करना, और दूसरा जो है वह नेशन की सिक्योरिटी। अगर यह दोनों ही उनके पास, दोनों ही उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या पूरे पॉलिटिक्स का मेन आधार है, अगर यह इन दोनों को, अगर इनको दोनों काम करने हैं, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का मामला हो या फिर जो है वह अपने नेशन की सिक्योरिटी का मामला हो, दोनों के लिए जो है वह नेशनल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। और बिना नेशनल पावर के आप नेशनल इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर सकते, बिना नेशनल पावर के आप सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर सकते। वहां पे जहां इंटरनेशनल जो वर्ड है वह पूरी तरह से स्ट्रगल ऑफ पावर है, तो वहां पे आप यह नहीं समझ सकते या नहीं जान सकते कि किसी भी स्थिति में आप नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर को अलग करके देखें। ठीक, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी वर्ल्ड में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को अगर ले लेते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर हम देखें तो सबसे जो प्रायोरिटी होती है, किसी भी देश की जो सबसे मेन प्रायोरिटी होती है वह राष्ट्रहित की प्राप्ति ही होती है। और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसकी फॉरेन पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन कह सकते हैं उद्देश्य है, वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित को ही प्राप्त करना है। और इन राष्ट्रहित को पाने का जो माध्यम है, जो साधन है, वह नेशनल पावर है। क्योंकि नेशनल पावर के आधार पे ही हम अपने फॉरेन पॉलिसी को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अच्छे ढंग से अचीव कर पाते हैं, अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट को एक साथ देखें। इसीलिए जब हम देखते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज किया जाता है और उसकी अचीवमेंट को जब आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी भी कंट्री के जब फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हम देखेंगे कि उसमें जो है उसके नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट करने के माध्यम से या अचीवमेंट करने की प्रक्रिया को ही सबसे पहले जज किया जाता है। क्योंकि कोई भी नेशनल इंटरेस्ट तभी वह बेनिफिशियल है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी तभी बेनिफिशियल है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी तभी वह ज्यादा हेल्पफुल है जब हमारे वह नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का एक अच्छा माध्यम बनती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो नेशनल लीडर्स हैं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर उनके जो प्रतिक्रिया होती है, उसको समझने में, उसको जानने में थोड़ी सी भी चूक अगर होती है तो हम जो है हमेशा जो है तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में फेल हो सकते हैं। क्योंकि जो लीडर्स हैं, लीडर जो है हमेशा जो है वह कह सकते हैं कि वह दोहरे चरित्र के होते हैं, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोहरे चरित्र से बर्ताव करते हैं। क्योंकि उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, उनका काम कुछ और होता है। क्योंकि उनका जो मेन मोटिव वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना होता है। और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वह हर जो है वो स्टेप उठाने को तैयार होते हैं। और अगर हम कहें तो किसी भी फॉरेन पॉलिसी के जो है सक्सेस को अगर एनालाइज करें तो सक्सेस को एनालाइज करने का जो बेस है, जो आधार है, जो क्राइटेरिया है, वह हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। कि नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सही ढंग से समझ सकते हैं या सही ढंग से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेशनल पावर
और नेशनल इंटरेस्ट को कहा जा सकता है कि इनको अलग करके आप नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए जरूरी है कि हम उनको एक साथ जोड़ के देखें, एक साथ जोड़ के समझे, तभी हम इनको सही ढंग से समझ पाएंगे, अदरवाइज हम इनको सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तीसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक। यह जो मॉर्गेनथाउ का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज जो है वो डायनेमिक होता है, वो परिवर्तनशील होता है, परिस्थितियों के हिसाब से वो परिवर्तित होता रहता है। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, तो नेशनल इंटरेस्ट यह जान लीजिए सिचुएशन बेस होता है। अगर सिचुएशन चेंज होती है तो वह ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स जो है वो मीनिंग नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट का ना कोई फिक्स मीनिंग होता है, ना ही आप इसको फिक्स एक तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है यह ना निर्धारित अर्थ भी नहीं होता और इसका निश्चित और निर्धारित कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय हित जो है, नेशनल इंटरेस्ट जो है, वह हमेशा परिवर्तन के शक्ति और सिचुएशन के हिसाब से वह चेंज होते रहते हैं। कारण क्या है कि जो नेशनल पावर है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, दोनों जो होते हैं वो हमेशा जो है मूविंग कंडीशन में रहते हैं, गतिमान रहते हैं। तो जब यह गतिमान होंगे, जब ये मूव करते रहते हैं, जब ये जब हमेशा सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तित और डायनेमिक चेंज होते रहते हैं, तो इनके जो है अगर इनको हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो है सिचुएशन कि जो यह चाहे वो नेशनल पावर हो चाहे नेशनल इंटरेस्ट हो, अगर यह जो है परिवर्तित हो रहे हैं, अगर इनमें चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये चेंज हो रहे हैं, अगर इनमें चेंजिंग आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वह इंटरनेशनल सिचुएशन का होता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय माहौल कैसा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल इनके सुटेबल है तो यह किसी तरह से चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर सुटेबल नहीं है, इनके सिचुएशन के भी हिसाब से नहीं है, तो वह जो है वह उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी, जैसे जैसे सिचुएशन बदलता जाता है, उसके अनुरूप जो है उसी के तरह से जो है वह चाहे वह जो नेशनल इंटरेस्ट हो या नेशनल पावर हो, वह बदलते जाते हैं। और यह बदलना अनिवार्य भी है, कंपल्सरी भी है कि अगर नहीं बदलेंगे तो इसका मतलब कि फेल हो जाएंगे। तो सिचुएशन के आधार पे जो है यह बदलते रहते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम जो है अगर देखते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट अगर कुछ है, मान लीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे सबसे प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते। पाकिस्तान हमारा जो कह सकते हैं कि बाय बर्थ जो है दुश्मन है या एनिमी है, लेकिन फिर भी हमारे जो ट्रेड और बिजनेस है वो पाकिस्तान से कभी जो है बंद भी होते हैं, कभी शुरू भी होते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं है कि हमने उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया। या फिर चाइना के साथ भी हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी हम जो है चाइना के साथ अपने ट्रेड और बिजनेस को बंद नहीं करते हैं। तो यह जो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वह जो है सिचुएशन बेस होता है और हमेशा बदलता रहता है। जैसे सिचुएशन होगी वैसा बदलता रहेगा। कभी हमारा मामला सुरक्षा का रहेगा तो हम उसके साथ संबंध तोड़ लेंगे, फिर हमारी सिचुएशन आ जाएगी कि हमें कोई नीड है, जैसे प्याज की नीड पड़ गई, दाल की नीड पड़ गई या कुछ भी ऐसी, तो हम उस आधार पर अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, अलग तरीके से सिचुएशन के आधार पर हम उसको क्रिएट कर लेते हैं या बना लेते हैं। तो यह जो कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक, वह यह बताता है कि इसका कोई जो है एक सर्टेन या इसका कोई एक निर्धारित निश्चित जो है वह न डिफिनीशन है, न निश्चित इसका कोई मीनिंग है। यह सिचुएशन बेस होती है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे जो है यह बदलता जाता है। और यह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी डायनामिक है, क्योंकि वह सिचुएशन जो है वह चेंज होता रहता है, वह बदलता रहता है। जैसी परिस्थिति आएगी वैसे ही तरह के जो है कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसी तरह से है जो चीजें डिसाइड होंगी। और यह जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, वो जैसे चेंज होगा, जो भी बदलता रहता है, उसके आधार पे हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो नेशनल पावर है, वह भी जो है वह चेंज होता रहता है। और सबसे मेन बात है कि एक जो सबसे जो कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव या फिर सबसे जो है वह सफल जो राजनेता है, वह लीडर है, वो किसी भी नेशन का वह है कि वह जो है बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पे वह जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी उसी के हिसाब से परिवर्तित करता रहे, चेंज करता रहे, कन्वर्ट करता रहे, और वह अपने लिए या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर परिस्थिति के हिसाब से जो है नेशनल इंटरेस्ट बदलता रहेगा, नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, तो इसका मतलब है कि परिस्थिति के आधार पर उसको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, उसके नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की जो मात्रा है
वो बढ़ जाएगी और वह जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी अचीव कर लेगा, अपने नेशनल पावर को भी अच्छे ढंग से इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पे वह अपने इस जो है अपने सिचुएशन के आधार पे, अपने उसके आधार पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करें, वह बदलता रहे या फिर परिवर्तित करता रहे और नेशनल पावर को उन दोनों के साथ चेंज करता रहे। अगला जो है कि वह है अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड इन पॉलिटिक्स। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना होगा, क्योंकि यह जो आप जब मोरालिटी की बात करते हैं, जब अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो यह जो अदृश्य जो नैतिक नियम है, यह आइडियलिस्टिक अप्रोच इसी पे ग्राउंड था, इसी के बेस पे था। जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है वह कहीं ना कहीं इसी अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल के बेस पे था। और मॉर्गनथाउ का यह मानना है कि जो अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल है वह कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स, की राजनीति में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब राजनीति में इसे अप्लाई क्यों नहीं किया जा सकता? मॉर्गनथाउ का मानना है कि राजनीति जो मोरल प्रिंसिपल्स और पॉलिटिक्स ये दोनों दो चीजें हैं, क्योंकि नैतिकता के साथ राजनीति का सामंजस्य इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि नैतिकता जो है वह एक आदर्श की बात करता है, वह जो है एक कह सकते हैं कि वह एक कसौटी है जो परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड नहीं होती, परिस्थितियों के आधार पर नहीं। उसका एक प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल जो है वो हमेशा हर सिचुएशन के लिए एक ही रहता है। लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं, जब राजनीति आते हैं, तो राजनीति में जो है कॉन्सेप्ट जो है वह सिचुएशन बेस होता है। जैसा कॉन्सेप्ट वैसी सिचुएशन, जैसा सिचुएशन वैसा कॉन्सेप्ट। तो मॉर्गनथाउ का यह मानना है कि अगर हम मोरल प्रिंसिपल्स को, अगर हम सार्वभौमिक नैतिकता का पालन करते हैं तो यह पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम मोरल प्रिंसिपल्स को लागू करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि हम एक अलग तरह का थ्रेट या फियर जो है वह अपने नेशन के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी राष्ट्र इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मोरालिटी के बेस पे गवर्न नहीं कर सकता। जहां पे मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है, तो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वह हर तरह के मीन्स साधन यूज कर सकता है। रियलिस्टिक अप्रोच कहता है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है। और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में अगर मोरालिटी जो है उसके माध्यम के रास्ते में आती है या उसको बैरिकेड करती है, तो हम मोरालिटी को ओवरलैप भी कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम नैतिकता के आधार पे, मोरालिटी के आधार पे अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, चीज़ों को पाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि यह जो मोरालिटी है वह हमारे लिए एक बैरिकेटर के रूप में काम करने लगे, वह हमारे लिए एक बैरिकेटर बन जाए। तो मॉर्गनथाउ का मानना है कि मोरालिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वह एक बेनिफिशियल स्टेप नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिचुएशन के बेस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना हमारा मेन मोटिव होता है। तो अगर हम मोरालिटी को अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का माध्यम बनाते हैं, तो मोरालिटी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारे जो है उस माध्यम के ऊपर, हमारे उस मीन्स के ऊपर जो है एक लिमिटेशन या बैरिकेटर के रूप में काम करेगी। और दूसरा वह कहता है कि बिना विवेक के, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, अगर उसका ज्ञान नहीं है, तो आप राजनीतिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि राजनीतिक नैतिकता के लिए सबसे मेन है कि आपको उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पे पूरा ज्ञान नहीं होगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, अगर आपके पास उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आप जो है सही ढंग से जो है पॉलिटिकल मोरालिटी को लागू नहीं कर सकते, पूरा पॉलिटिकल मोरालिटी को जो है वो सही ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगर सही ढंग से उसको प्रयोग करना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप मोरालिटी को जो है, जो पॉलिटिकल मोरालिटी है, उसके बारे में आप एग्जैक्ट नॉलेज रखें। और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होनी चाहिए। अगर परिस्थितियां आपकी अगर सिचुएशन जो है आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, सिचुएशन आपकी तरह का नहीं है, अनुकूल नहीं है, अगर सिचुएशन आपके अपोजिट है, सिचुएशन आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो आप जो है कभी भी मॉरल जो पॉलिटिकल मोरालिटी है उसके आधार पे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल गवर्न नहीं कर सकते। तो उसका मानना था कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो कभी भी मोरल जो अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो अदृश्य नैतिक नियम है, सिद्धांत हैं, उनको जो है लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके आधार पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न करने के लिए हमें परिस्थितियों की समझ जरूरी है,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है वह किसी भी तरह से इंटरनेशनल सिचुएशन को समझें, इंटरनेशनल सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लें। और अगर मोरालिटी के ग्राउंड पे, मोरालिटी के बेस पे हम इन सब सारी चीजों को जज करते हैं, इन सब सारी चीजों का डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, वह कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। और किसी भी, कोई भी कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ किसी तरह का कोई भी समझौता या खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है, किसी भी राज्य का, किसी भी सरकार का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, किसी भी पॉलिटिक्स का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, वही है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना और अपने सिक्योरिटी को प्रिजर्व रखना। तो यह दोनों सिचुएशन में हम इंटरनेशनल मोरल, जो अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अप्लाई नहीं कर सकते, और वह जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। वो हमारे लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब हमें इतना नॉलेज हो कि हम चीजों को सही ढंग से समझ सके, चीजों को सही ढंग से जान सके, चीजों को सही ढंग से एक्सप्रेस कर सके। तो इसके लिए जो है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने स्टेट, अपने नेशन के ऊपर एक हिडन थ्रेट या एक हिडन फियर जो है क्रिएट कर रहे हैं। उसका जो मॉर्गनथाउ का जो फोर्थ प्रिंसिपल है, फोर्थ प्रिंसिपल जो है वह, यह फोर्थ प्रिंसिपल तो हमने बात कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी। उसका जो फिफ्थ प्रिंसिपल है, वो फिफ्थ प्रिंसिपल में वह बताता है कि जो डिफरेंस बिटवीन मोरल एस्पिरेशन ऑफ ए नेशन एंड द यूनिवर्सल मोरल एस्पिरेशन। जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो कहता है कि जो मोरल एस्पिरेशन है, जो उनमें किसी भी राष्ट्र की जो मोरल एस्पिरेशन है उनमें, और जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अब दोनों में अंतर कैसा है, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? तो दोनों में अंतर यह है कि आप यह नहीं कह सकते, आप इसकी बात, क्योंकि उसका मानना है कि आप जो है इसको एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी राष्ट्र की, जो किसी भी नेशन के जो नैतिक मूल्य हैं, जो उनके कह सकता है कि उनकी जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं या जो मोरल वैल्यूज हैं, वह इंटरनेशनल जो मोरल वैल्यूज हैं उससे अलग होते हैं, जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से अलग होते हैं। हर नेशन के अपने अलग अलग नैतिक मूल्य होते हैं। हर नेशन जो है अपने कल्चर से, अपने पॉलिटिक्स से, अपने सिस्टम से, हर चीज से अलग होता है। तो सबके अपने, हर राष्ट्र के जो मोरल वैल्यू है, वह उसको आप यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज से कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज अलग है, नेशन के मोरल वैल्यूज अलग है। और सबसे मेन है कि कोई भी जो नेशन है, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उसका यह मानना है कि किसी भी जो है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं या फिर यूनिवर्सल मोरल लॉ है, उनका जो है पालन करना किसी नेशन के, किसी स्पेशल नेशन के लिए या किसी स्पेशल या किसी विशेष राज्य के लिए, किसी विशेष देश के लिए अपने नैतिक नियमों के आधार पे, अपने आवश्यकताओं के आधार पे, अनुरूप पे वह लाभदायक नहीं हो सकता। क्योंकि वह जो है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज को अगर फॉलो भी करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह उसके लिए बेनिफिशियल हो, उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरी चीज की, अगर वह यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज के आधार पे अपने मोरल वैल्यूज को अगर एबोलिश कर दे, हटा दे, तो ये उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। कोई भी नेशन इसके लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी नेशन जो है वही यह स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं होगा कि वह जो है यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स के लिए अपने मोरल वैल्यूज या मोरल प्रिंसिपल्स को जो है वह खत्म कर दे। या फिर यह भी नहीं हो सकता कि किसी एक देश के मोरल प्रिंसिपल को यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों सिचुएशन के आधार पे जो है वह भी गलत होगा कि किसी एक देश के मोरल प्रिंसिपल्स को जो है वह सब पे अप्लाई किया जा सकता है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है कि कोई मोरल जो सार्वभौमिक कानून है वो हर देश के अलग अलग होते हैं और उनको जो है यूनिवर्सल लेवल पे या फिर वैश्विक स्तर पे या फिर सार्वभौमिक स्तर पे उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए परिस्थितियों के आधार पे चयन करने का जो राजनेता है वह इनको चयन करने का एक विकल्प खोज देते हैं कि वह परिस्थितियों के हिसाब से अपने मोरल वैल्यूज का या मोरल प्रिंसिपल का चयन कर लेते हैं। तो जो यह कॉन्सेप्ट है कि वह दोनों में अंतर होता है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं वो अलग है और जो नेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो अलग हैं, चाहे वो वैल्यूज के हों या किसी के भी हों। इंटरनेशनल लेवल पे
जो है यूनिवर्सल जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, आप उनसे जो है नेशनल एस्पिरेशन या फिर कह सकते हो कि नेशनल जो मोरल वैल्यूज हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते, उनको उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो है वह एक अलग अलग स्थिति की है, वह अलग अलग सिचुएशन की है। अगर यह कहा जाए कि कोई भी राज्य, कोई भी देश जो है वो सार्वभौमिक नैतिक कानूनों का पालन अगर कर रहा है, कोई भी देश कर रहा है, तो ये संभव है कि उसके लिए, उसके सामने इसके लिए एक भयंकर परिणाम पैदा कर दे, ठीक। या फिर यह भी हो सकता है कि नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए और अपने देश के हितों का बलिदान कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा, और ना ही कोई भी किसी भी नेशनल लीडर के लिए यह जो एक बुद्धिमान पूर्ण या फिर यह कह लो कि यह एक जो है एक सही स्टेप होगा उसके लिए। और यह दोनों जो है, और ये भी नहीं हो सकता कि वह जो है अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता को भी खत्म कर दे। तो इन दोनों में एक बैलेंस बना के चलना होगा, इन दोनों में एक ब्रिज के रूप में, एक बैलेंस के रूप में काम करना होगा, क्योंकि जब तक हम इसमें बैलेंस के रूप में काम नहीं करेंगे, जब तक हम सिचुएशन के आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक। और इन दोनों तरह की अति में जैसे यह जो चाहे वह तिलांजलि देना हो मोरल वैल्यूज को, और चाहे जो मोरल वैल्यूज को अप्लाई करना, इन दोनों सिचुएशन के आधार पे हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, तो वह जो है वह हो सकता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। और इसीलिए जो है यह माना जाता है कि किसी भी एक राष्ट्र की जो वैल्यूज है, किसी भी नेशन के जो नेशनल वैल्यूज हैं, जो राष्ट्रीय जो नैतिक मोरल वैल्यूज हैं, वह जो है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज नहीं हो सकते, वह यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज के रूप में उसे हम नहीं मान सकते। तो यह जो मार्गेनथाउ का कॉन्सेप्ट है, या जो मार्गेनथाउ के जो विचार है, वो यह मानते हैं कि यह दोनों अलग अलग है और इन दोनों को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, उसकी सिचुएशन कुछ अलग होती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सिचुएशन कुछ अलग होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। तो वहां और यहाँ दोनों को हम एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और ना दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर होता है, दोनों की सिचुएशन में अंतर होता है, दोनों की परिस्थिति में दो अंतर होता है, दोनों को प्रभावित करने वाले तत्वों में अंतर होता है। तो आप इंटरनेशनल जो मोरल प्रिंसिपल है या फिर जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है, उनको जो है किसी एक देश के लिए के मोरल प्रिंसिपल के रूप में अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही किसी एक देश के मोरल प्रिंसिपल को यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। यह दोनों जो है वह दो चीजें हैं, और दोनों को अलग अलग तरीके से समझना होगा। फिर जो है अगला उसका जो लास्ट उसका कॉन्सेप्ट है, या फिर लास्ट जो उसका प्रिंसिपल है, वह है कि ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एक स्वायत्त विषय के रूप में अध्ययन पे बल देता है। मार्गेनथाउ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब तक हम एक स्वतंत्र और एक जो है ऑटोनोमस सब्जेक्ट के रूप में हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, सही ढंग से चीजों को क्या करेगा, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, चीजों को सही ढंग से हम इवेल्युएट नहीं कर। उसका मानना है कि अगर हम जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक फ्री या फिर एक ऑटोनोमस सब्जेक्ट के रूप में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम चीजों को सही ढंग से नहीं मान सकते। मार्गेनथाउ का कहना है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में जो है इंटरनेशनल जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, उनके कारणों के से जो है इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है उसके आधार पे डिसीजंस होते हैं, उसी प्रकार पॉलिटिक्स में जो है वह नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे या नेशनल पावर के आधार पे ही हम इसको समझ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक स्वायत्त या एक ऑटोनोमस सब्जेक्ट के रूप में जानना होगा। उसका जो मार्गेनथाउ का मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है वह प्लूरल होता है, उसका जो नेचर होता है वो प्लूरल होता है, वह एक ही समय में वह एक ही व्यक्ति कई तरह से, वह इकोनॉमिकल मैन भी होता है, पॉलिटिकल मैन भी होता है, मोरल मैन भी होता है, रिलीजियस मैन भी होता है, और इन सबको सभी और सब तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे ढंग से हैंडल करता है। तो एक ही व्यक्ति है वह जो है पॉलिटिकल मैन भी है, एक ही व्यक्ति वो इकोनॉमिकल मैन भी है, एक ही व्यक्ति वो रिलीजियस मैन भी है, एक ही व्यक्ति वो मोरल मैन भी है। तो इन सभी को समझने के लिए, इन सभी को अच्छे ढंग से समझने के लिए जो है हमें उसके अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग पर्सनालिटी को समझना और जानना होता है। तो इस तरह से जब तक हम किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए अगर हम उसके
उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं देंगे, स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में नहीं देखेंगे, अगर स्वतंत्र चीजों को सही ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे तो हम जो है उसको अच्छे ढंग से समझ नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें उस जो आर्थिक मानव है या फिर ये कह लो कि इकोनॉमिकल मैन है उनको अलग समझना होगा, पॉलिटिकल मैन को अलग समझना होगा, मोरल मैन को अलग समझना होगा और रिलीजियस मैन को अलग समझना होगा, और इन सभी एस्पेक्ट को अलग अलग जो है मेथड से अलग अलग तरह से हम उसको जान सकते हैं। यही कारण है कि वह कहता है कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल स्टडी की बात करते हैं तो हम उसे एक स्वतंत्र और एक ऑटोनोमस सब्जेक्ट के रूप में मानते हुए इसको सही ढंग से समझने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा, और समझेगा तभी हमें एग्जैक्ट और सही डेटा या सही ज्ञान या सही नॉलेज जो है प्राप्त होगा। तो जो राजनीतिक यथार्थवाद है या फिर यह कह लो कि यह जो पॉलिटिकल रियलिज्म है वह राजनीति जो पॉलिटिक्स के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्वतंत्रता या स्वायत्तता पर अधिक बल देता है, और कहता है कि अगर किसी भी इंसान के नेचर को समझना है, किसी भी इंसान के पॉलिटिकल नेचर को समझना है तो हमें पॉलिटिक्स को एक स्वायत्त सब्जेक्ट के रूप में, एक जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक जो है वो फ्री या स्वतंत्र जो है सब्जेक्ट के रूप में स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो एग्जैक्ट डेटा या एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, या 6 प्रिंसिपल्स रियलिज्म को प्रमोट करने के लिए, रियलिज्म को जो है वह सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छे विकल्प हैं। और उसने वह चूंकि मार्गरेट थाउ जो है वह एक सबसे मेन एडवोकेट भी है रियलिज्म का, तो इसलिए उसने हर संभव कोशिश की कि रियलिज्म को जो है या यथार्थवाद को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाए, सही ढंग से प्रेजेंट कर पाए और सही ढंग से इसको एक व्यवस्थित ढांचे में ढाल पाए। और सही माना जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, इंटरनेशनल सिचुएशन को समझने का जो सबसे कारगर और सबसे सही हथियार है या सबसे सही माध्यम है वह रियलिज्म ही है। और अब हम आते हैं मार्गरेट थाउ के रियलिज्म की आलोचना पर कि आखिर में कौन कौन सी चीजें हैं जो है उनकी आलोचना के रूप में आती हैं। तो हमने जो है देख लिया। अब उनकी आलोचना के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मार्गरेट थाउ के इस रियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसकी आलोचना भी की जाती है, और इस आलोचना मतलब इसको क्रिटिसाइज भी कई सारे स्कॉलर्स द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसकी जो सबसे पहली आलोचना है वह यह है कि यह जो है मार्गरेट थाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि पावर से भी ज्यादा जो है नो डाउट कि पावर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पावर जो है इंपॉर्टेंट एक मीन्स है, माध्यम है, लेकिन पावर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे मेन बात है कि अगर ये इसका जो मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल ऑफ पावर, कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मान ले कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है या स्ट्रगल फॉर पावर है, तो इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड सिचुएशन हो पूरी तरह से अनार्की है, और इस तरह से पूरा वर्ल्ड सिचुएशन या पूरा वर्ल्ड जो है वो तो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान पावर के लिए, हर नेशन पावर के लिए कंपटीशन में लगा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो किसी भी दो देशों के बीच कभी भी कोऑपरेशन डेवलप ही नहीं होगा। तो यह जिस सिचुएशन की कल्पना करता है या जिस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है मार्गरेट थाउ, वह जो है यह कहा जा सकता है कि वह एक अनार्की सिचुएशन है, और इस अनार्की सिचुएशन जो अभी तक इंटरनेशनल वर्ल्ड में दिखाई नहीं दिया है। तो यह जो सिचुएशन है यह इस बात को मानने को तैयार नहीं हो सकता कि वर्ल्ड जो है वह कोऑपरेशन और सहयोग से भी चलता है। वर्ल्ड जो है वह एक दूसरे के मध्य संघर्ष से नहीं चलता, या स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट से ही नहीं चलता, यह सहयोग से चलता है, या एक दूसरे की सहायता से भी चलता है। और यह जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिचुएशन को आज तक अगर सर्वाइव करते आया है, और आज तक जो डेवलपमेंट है अगर हम इसको एनालाइज करें तो यह कोऑपरेशन और हेल्प के बेस पे ही है, कि एक देश दूसरे देश को कोऑपरेट करता है, वह आपस में शांति समझौते कराता है, आपस में ट्रीटी करता है, और अनुचित साधनों के जो इलीगल प्रोसेस है उसको यूज करने से बचता है। तो शक्ति एक साधन हो सकता है, शक्ति एक सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य ही शाश्वत है या इसका जो है या इसका जो इसकी आइडियोलॉजी की जो आलोचना है वो इसी आधार पे की जाती है कि यह जो है हमेशा से पावर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देता है, और शक्ति के आधार पे ही चीजों को वर्णित करने का, बताने का, व्याख्यायित करने का जो है वह प्रयास करता है। दूसरी जो इसकी
इसकी दूसरी या कह लें कि इसकी जो आलोचना है या फिर दूसरा जो बेस जो जिसके आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है वह है इसका जो ह्यूमन नेचर के से रिगार्डिंग जो इसका कॉन्सेप्ट है वह गलत है। वह यह माना जाता है, जो स्कॉलर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं वह कहते हैं कि मॉर्गेनथाउ ने ह्यूमन नेचर को जो एनालाइज किया है, मॉर्गेनथाउ ने ह्यूमन नेचर को के प्रति का जो ह्यूमन नेचर के रेफरेंस में जो कॉन्सेप्ट दिया वो पूरी तरह से गलत है। इसका जो ह्यूमन है वह हमेशा ही इसको सेल्फिश या फिर यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि मॉर्गेनथाउ यह मानते हैं कि मानव जो है वह शुरू से ही संघर्षरत है और हर काम के लिए वो संघर्ष ही करता रहता है और उसका यह नेचर है, वह जो है पावर स्ट्रगल करता रहता है और हमेशा से वो यह हर संभव कोशिश करता है कि उसको जो है जो चीज़ें हैं उसका हित पूरा होता रहे। तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनका यह मानना है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वह एक सिंगल एस्पेक्ट पे बेस है, क्योंकि यह उसका एक पक्ष हो सकता है कि मानव जो है वह जो उसकी प्रवृत्ति जो होती है वह हमेशा जो है वह स्ट्रगल करने की होती है या कॉन्फ्लिक्ट करने की होती है, लेकिन उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा उसका जो पहलू है वह जो है वह पूरी तरह से कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन बेस है और वह हेल्पफुल है। वह बाय नेचर उदार भी होता है। वो अगर हम आप अगर हम वो यह कहता है, अगर यह जो मॉर्गेनथाउ का कॉन्सेप्ट है अगर इसकी बात करें तो यह कहता है कि ह्यूमन नेचर के बेस पे हम किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन को या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह जो है पॉसिबल नहीं है कि हम केवल मानव ह्यूमन नेचर के आधार पे जो है वह सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। उसके लिए बहुत सारे उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पॉलिसीज हैं उसको बनाने में बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारी धारणाओं का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रोल होता है। सबका अलग अलग उसके निर्णयों की भूमिका अलग अलग होती है और सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नो डाउट उसमें ह्यूमन नेचर एक एस्पेक्ट हो सकता है, उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ह्यूमन नेचर उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उस समय की परिस्थितियों के आधार पे, हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे, हमारे पॉपुलेशन के आधार पे, हमारे पॉलिसी मेकर के कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पॉलिसी को, उस परिस्थिति उसको जो है समझ उसको उस पॉलिसी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं, अपना रोल देती हैं। और यह जो कॉन्सेप्ट है कि हम उसके रूट को समझ सकते हैं कि जो भी लॉ है वह लॉ के रूट को समझने के लिए हमें ह्यूमन नेचर को समझना होगा। तो यह जो है यह एक एग्जैक्ट डेटा या कह सकते हो कि एक सही जो है वह कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तीसरा जो इसकी जो क्रिटिसाइज करने के लिए जो तीसरा बेस माना जाता है या जो तीसरी वो माना जाता है कि आखिर जो है मॉर्गेनथाउ का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उस पर एक आरोप यह भी लगता है कि वह जो है नेशनल इंटरेस्ट के बेस में उसने जो एज्यूम किया था या नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे उसने उसका जो इवेल्युएशन है वह भी पूर्ण रूप से गलत है, या फिर यह कह लीजिए कि वह पूर्ण रूप से सही नहीं है। उसने भी नेशनल इंटरेस्ट को जो है जो डिफाइन किया या नेशनल इंटरेस्ट को जो उसने एक्सप्लेन किया वह नेशनल इंटरेस्ट को जो है वह सही ढंग से वो एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसने जो है नेशनल इंटरेस्ट को राष्ट्रीय शक्ति के आधार पे ही, राष्ट्रीय शक्ति के आधार पे समझने का प्रयास किया। राष्ट्रीय शक्ति से अलग जो है हम अगर देखते हैं तो राष्ट्रीय शक्ति से अलग हो गया, नेशनल पावर से अलग करके वो नेशनल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश नहीं। उसका यह कॉन्सेप्ट जो है वह एंशिएंट वर्ल्ड में हो सकता है कि प्राचीन काल में ऐसा हो सकता हो कि नेशनल पावर के बेस पे हम नेशनल इंटरेस्ट को जो है वह आइडेंटिफाई कर पाए, नेशनल इंटरेस्ट को समझ पाए। लेकिन आज जहाँ पे जो है ज्योग्राफिकल सिचुएशन मायने रखती है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का है, जहाँ पे कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है वह या फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वह हमारे सिचुएशंस को सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकती है। और इन स्थितियों के आधार पे हम नेशनल पावर के बेस पे या नेशनल पावर को ही केवल हम राष्ट्रीय शक्ति का मानक नहीं तय कर सकते, या राष्ट्रीय शक्ति का नियामक नहीं मान सकते, या राष्ट्रीय शक्ति को स्थापित करने वाला नहीं मान सकते, क्योंकि यह एक दुविधाजनक स्थिति हो जाती है। नो डाउट कि उसका जो कॉन्सेप्ट था कि नेशनल पावर को नेशनल इंटरेस्ट को नेशनल पावर के बेस पे ही समझा जा सकता है, लेकिन यह एंशिएंट वर्ल्ड में हो सकता है या फिर उन परिस्थितियों में हो सकता था जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की परिस्थितियों में यह हो सकता है कि संभव हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे इन चीज़ों के आधार पे, इन स्किल्स के आधार पे, इन सिचुएशन के आधार पे जो है वो चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे यह मान्यता या यह कह लो यह कॉन्सेप्ट बना लेना तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में अब जो है वह
बदलाव आ चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के आधार पर जज किया जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर जज किया जाता है, उसके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसके आधार पर जज किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो ब्रिटेन जो है वह कभी नेशनल पावर हुआ करता था और पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन सबसे बड़ा जो है वह एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर सबसे बड़ा था। आज की परिवेश में देखें तो नो डाउट डेवलप्ड कंट्रीज है, एक सिविलाइज्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वह बाकी अन्य देश भी उसके पैरेलल खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो इस तरह से हम नेशनल पावर को जो है अब अगर हम आज वर्तमान परिस्थिति को हम जज करें तो जब हम नेशनल पावर को डिफाइन कर रहे हैं या नेशनल पावर को देख रहे हैं तो उसमें भारत जो कि उसकी कॉलोनी रहा था, हम उसके पैरेलल अपने आप को पाते हैं या फिर उसके समकक्ष पाते हैं। तो यह जो कॉन्सेप्ट है इसको क्रिटिसाइज जो आलोचना करने वाले स्कॉलर्स थे उनका मानना था कि इसका जो एवेल्युएशन था नेशनल इंटरेस्ट को लेके वह भी पूरी तरह से सही नहीं था। अगला जो पॉइंट है जिसपे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, अगला पॉइंट जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है उसमें यह है कि यह जो अप्रोच है, यथार्थवाद की जो अप्रोच है या रियलिस्टिक अप्रोच है, वह भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं जो है वह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि मॉर्गनथाउ का मानना था कि मनुष्य जो है वह स्वार्थी होता है, मनुष्य जो है वह दृष्टिकोण में मनुष्य जो है स्वार्थी है, तो और हमेशा जो है राज्य को शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हित की पूर्ति में लगे हुए पाता है। लेकिन जब वह बात करता है तो अपनी उसकी जो पुस्तक है उसी में वह इस बात को मेंशन करता है कि बाद में उसको पहुंचते उसे लगने लगता है कि डिप्लोमेसी जो है वह सबसे अच्छा रास्ता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का। अब जहां वह नेशनल पावर से शुरू करता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसका जो अप्रोच है वह विरोधाभास को जन्म कर देता है, वह जो है एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता है। अगर जो वह शुरू में कहता है कि नेशनल पावर ही नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का माध्यम है, बाद में वह कहता है कि जो डिप्लोमेसी है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा डिप्लोमेसी वही है जो नेशनल इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से क्या कर ले, अचीव कर ले या प्राप्त कर ले। तो उसका मानना है कि अच्छे राजनय हेतु, लेकिन अच्छे डिप्लोमेसी के लिए, एक बेहतर डिप्लोमेसी को यूज करने के लिए एक बेहतर जो है डिप्लोमेट होना चाहिए, एक बेहतर पॉलिटिशियन होना चाहिए जो सही ढंग से अच्छे तरीके से क्या कर, वह जो है इस डिप्लोमेसी को सही ढंग से यूज कर ले। उसके बाद अगला जो एलिगेशन उसके ऊपर लगता है या उसको क्रिटिसाइज करने का जो अगला पॉइंट वो यह है कि वह जो है अपने उपागम में, अपने कॉन्सेप्ट में वह नेशनल पावर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि अन्य सभी कारक को, अन्य सभी फैक्टर्स को जो है वह अवॉइड कर देता है, अवहेलना कर देता है। और इसके अनुसार अगर मॉर्गनथाउ की बात माने तो उसके अनुसार कोई भी संबंध, जबकि हम माने तो कोई भी संबंध जो है शक्ति से नहीं जुड़ता, क्योंकि अगर वह मानता था कि अगर कोई भी संबंध अगर शक्ति से नहीं जुड़ा है तो वह पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशन जब भी जुड़ेगा तब वह पॉलिटिकल पावर से ही जुड़ेगा। तो यह कॉन्सेप्ट जो है वह गलत हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के जो पॉलिटिकल पावर है उसके अलावा और सारे भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिकल रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, मोरल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, रिलीजियस रिलेशन है। जैसे अगर भारत नेपाल देखा जाए तो भारत और नेपाल दोनों के रिलीजन्स, दोनों के में जो है वह सबसे अच्छी जो सामता है या कह लो कि जो इक्वालिटी है वह रिलीजन के बेस पे है। क्योंकि अगर अब तो सेकुलर स्टेट हो गया नेपाल और भारत भी स्वतंत्रता के बाद सेकुलर स्टेट है, लेकिन दोनों के जुड़ने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह रिलीजन है, क्योंकि नेपाल भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है और भारत भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिया था कि जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, जैसे चाइना और इंडिया के बीच लाख कंपटीशन हो, लाख कॉन्फ्लिक्ट हो, लाख कंट्रोवर्सी हो, लेकिन फिर भी इनके इकोनॉमिकल रिलेशन जो है वह कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारा हमारे जो पड़ोसी हैं, जो चाहे वो अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी हमारे इस्लामिक कल्चर से मैच करता है, अफगानिस्तान की बात करें वह भी हमारे इस्लामिक कल्चर से मैच करता है, इंडोनेशिया की बात करें वह भी हमारे कल्चर से मैच करता है, श्रीलंका से कहें वो भी हमारे कल्चर से मैच करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इन कंट्रियों के साथ एक कल्चरल रिलेशन है। उसके बाद वह सारे कंट्री जहाँ पे इंडियंस जो है
वह एक इम्पोर्टेंट रोल में है या इम्पोर्टेंट भूमिका में है। जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे भी अगर हम एनालाइज करें तो देखेंगे कि वहाँ पे भी हमारा जो उनका रिलेशन है वो कल्चरल रिलेशन डेवलप हो गया, हमारे कल्चर से मिल रिलेशन है। फिर सोशल रिलेशन को भी हम अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं। लेकिन मार्गेंथाउ अपने जो मार्गेंथाउ का जो कॉन्सेप्ट है, मार्गेंथाउ अपने कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करता है, जिस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मानता है, वह उसका जो है वह कहीं ना कहीं नेशनल पावर है। और नेशनल पावर के मानने के चक्कर में वह अन्य जो फैक्टर है उनको जो है वह अवॉइड करता है, उनकी वह अवहेलना करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो अगर हम इन सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स को या फिर इसके जो है कह सकते हो कि उपलब्धियों को और कमियों को अगर हम एनालाइज करें, तब हम देखते हैं कि यह उपागम जो है तब भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक साइंटिफिक मेथड प्रोवाइड किया, एक साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड किया। इस आधार पे इस जो मार्गेंथाउ का जो कॉन्सेप्ट है वह एक बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को मार्गेंथाउ का जो एक कॉन्सेप्ट है 6 प्रिंसिपल का, वो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।